केमिस्ट्री का तत्वों के आवर्तीय वर्गीकरण के चैप्टर अर्थात 5वां चैप्टर की आज हम बात करेंगे। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी ये बताया जा रहा है। तो तत्वों के आवश्यकता वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम अलग अलग तत्व करके वर्गीकरण करके उनके अलग अलग गुण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, इन सभी की जानकारियां हम आसानी से इकट्ठा कर सकते। इसके लिए तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है। जब तत्व के रासायनिक गुण और भौतिक गुण के बारे में अच्छा प्रकार से जानकारी हो जाता है और दो तत्व में अंतर रासायनिक गुण से और भौतिक गुण से जब आसानी से पता लग जाता है तो वही कहलाता है तत्वों का वर्गीकरण। यानी वर्गीकरण से लाभ है कि उनके गुणों के बारे में जानकारी अलग अलग इकट्ठा करना। अब तक लगभग 118 तत्व का आविष्कार हो चुका है। यानी आविष्कार के यानी कि टोटल आवर्त सारणी में जो दिखाया जाता है वो 118 तत्व दिखाया जाता है। अब ये तत्वों के वर्गीकरण से लाभ क्या है? तत्वों के वर्गीकरण से लाभ है इसमें तत्वों के गुण का अध्ययन नियमित तरीके से किया जाता है। अभी बता चुके हैं कि नियमित तरीके से करते हैं। सभी तत्वों के गुण को अलग अलग अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी समूह के एक विशिष्ट तत्व के गुणों की जानकारी हो जाने पर उस समूह के अन्य तत्वों के गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ से पहला वर्ग में दिखाया गया है, इसके ये हाइड्रोजन छोड़ के हाइड्रोजन अपवाद है। यहाँ से लिथियम से लेके फ्रांसियम तक एक समान गुण होता है। दूसरा में समान गुण, इसी प्रकार तीसरा में समान गुण, चौथा में इसी प्रकार समान गुण दर्शाए जाते हैं। किसी समूह के तत्वों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को समझना आसान हो जाता है। लिथियम से नाइट्रोजन भिन्न है, कैसे? इसकी जानकारी हमें आसानी से मिलती है। इससे विभिन्न समूहों के तत्वों के पारस्परिक संबंध की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगर इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, यानी सब में त्यागने की क्षमता एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर है अगर 2 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम त्याग रहा है तो मैग्नीशियम भी 2, कैल्शियम भी 2, स्ट्रांसियम भी 2, दो त्यागेंगे। तो इससे हम वर्ग में होने वाले क्रमिक परिवर्तन की भी आसानी से जानकारी ले सकते हैं। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास क्या क्या रहे? तो जिस समय हमारा विज्ञान यानी हमारा जो रसायन शास्त्र डेवलप नहीं किया था, यानी विकास नहीं किया था, उस समय अलग अलग वैज्ञानिक अपने मत के द्वारा और अलग अलग चिन्ह और पात्रों द्वारा उसका वर्गीकरण करते थे। उनके गुण के आधार पर, उनके रासायनिक गुण के आधार पर, उनके भौतिक गुण के आधार पर और उनमें पाए जाने वाले गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया करते थे। धातु और अधातु के वर्गीकरण पहले जानना है। धातु और अधातु के वर्गीकरण सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में लावाजे केमिस्ट्री का पितामह लावाजे कहलाता है। तो लावाजे ने तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु के रूप में किया। उनके अनुसार कुछ गुण सभी धातुओं में समान रूप से पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम धातुएं चमकीली, सभी धातुएं चमकीली होती है, आघात वर्ण्यता होती है। चमकीली तो एक विशिष्ट गुण होता है, आघात वर्ण्यता मतलब जिसको पीटते हैं तो एक अलग आवाज निकलता है। तथा तन्य होती है, यानी उसको खींच के तार बनाया जा सकता है। सभी धातु को होती है। ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, ये ऊष्मा और विद्युत के भी सुचालक होते हैं और इनके ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, यानी कि इसमें जो गुण होते हैं वो भास्मिक अर्थात क्षारीय होते हैं। तो ये सभी गुण धातु के बारे में बताया गया। अब इसके ये हम धातु में लिख भी सकते हैं। अब अधातु में लिखने की बात हो तो इसी प्रकार अधातु में कुछ गुण समान रूप से पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। आघात वर्ण्यता होता है, ये आघात वर्ण्यता या तन्य नहीं होते हैं, तन्य नहीं होते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, धातु सुचालक होते हैं, ये कुचालक होते हैं। दोष वर्गीकरण की यह प्रणाली निम्नलिखित कारणों से सफल नहीं हो सकी। ये जो कारण यूं ही प्रतीत हुआ, ये सफल ना होने का कारण क्या हुआ? ऐसे वर्गीकरण इतना साधारण है कि इसके आधार पर तत्वों के गुणों को समुचित अध्ययन नहीं किया जा सकता है। ये इतना गुण पर ही हम समुचित अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ धातु अपवाद भी होते हैं और कुछ अधातु भी अपवाद के रूप में आते हैं। अब जानेंगे हम धातु के कुछ विशिष्ट गुण।
तो यहाँ है पहला नंबर संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण। अब देखना है धातु जो होते हैं एकल द्वि और त्रिबंधन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ देखना है ये हो गया सोडियम, ये हो गया कैल्शियम, ये हो गया बेरिलियम धातु। यहाँ से ये पोटेशियम धातु हो गया, मैग्नीशियम धातु हो गया, एल्युमिनियम धातु हो गया, गैलियम धातु हो गया। अब अधातु के रूप में क्या होते हैं, तो ये ऋण आवेशित होते हैं, अर्थात ये ग्रहण करने वाले होते हैं। तो यहाँ से क्लोरीन हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन हो गया, यहाँ से सल्फर हो गया, यहाँ से नाइट्रोजन हो गया, यहाँ से फास्फोरस हो गया। तो एक तरफ ये जो प्लस दिखा रहा है ये धातु के चिन्ह बता रहे हैं, और इधर जो माइनस की ओर बता रहा है ये अधातु के गुण बता रहे हैं। ये किसके आधार पर हम देखें, संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण। एकल बंध होता है जिसमें बंधन जब दो तत्व भाग लेते हैं तो एक बंधन का निर्माण होता है, तो एकल बंधन कहलाता है। यहाँ पर देखना Na के साथ जोड़ेंगे तो Na एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, Cl को देगा, Cl एक इलेक्ट्रॉन इसका ग्रहण करेगा। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये जो ग्रहण और त्याग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसी कारण हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं Cl बराबर NaCl। ये जुट गया आपस में। द्विबंधन में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग होगा और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। त्रिबंधन में 3 इलेक्ट्रॉन त्याग होगा और 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। तो इस प्रकार संयोजकता के आधार पर धातु के बारे में बताए जाते हैं। अगला पॉइंट है डोबरेनर का तिर्यक नियम। डोबरेनर जर्मनी के रसायन जौन ये जो थे डोबरेनर थे, ये जर्मनी के रसायनक थे जो तिर्यक नियम की घोषणा की। ये डोबरेनर जो थे वो जर्मनी के थे, डोबरेनर जो थे वो जर्मनी के थे और ये तिर्यक नियम का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार बताया गया कि तिर्यक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाने पर मध्यवर्ती तत्वों का परमाणु किनारे वाले शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का औसत होता है। हम दूसरा माध्यम में कह सकते हैं कि यदि A, B, C ये 3 गो तत्व है तो B का मान ज्ञात करने के लिए हम A प्लस C करेंगे और बटा में 2 देंगे, इससे जो प्राप्त होगा वो B होगा। यही है डोबरेनर के तिर्यक नियम के बारे में ज़्यादा जानकारी हम यहाँ से लेंगे। देखना है वर्ग है 1, 2, 3 बताया गया। तत्व परमाणु द्रव्यमान, यहाँ तत्व परमाणु द्रव्यमान, तत्व परमाणु द्रव्यमान यहाँ से बताया गया इस प्रकार। यहाँ कैल्शियम 40 है, लिथियम 7 है, तो स्ट्रांशियम 87 है, बेरिलियम 137 है। कैल्शियम और बेरिलियम के परमाणु के द्रव्यमान को जब जोड़ा जाता है तो ये 88.5 आता है, जो स्ट्रांशियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात ये और ये दोनों को जब जोड़ते हैं, ऐड करते हैं और 2 से भागा देते हैं तब हमारा ये बीच का मान आता है। तो इसी को बोले थे ये डोबरेनर कि 2 तत्वों को जब जोड़ा जाता है तो उसके मध्यवर्ती एक नए तत्व का निर्माण होता है। यहाँ लिथियम के साथ जोड़ा जाता है पोटेशियम को, जब 2 से भागा दिया जाता है तो 23 आता है, जो सोडियम के द्रव्यमान के बराबर है, यहाँ पर दर्शाया गया। क्लोरीन और आयोडीन इन दोनों को जोड़कर जब 2 से भागा देते हैं तो लगभग ब्रोमीन के लगभग आता है। क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है, ये यहाँ पर है ब्रोमीन का द्रव्यमान। अब तिर्यक की विशेषताएं, कैल्शियम से अधिक जो है स्ट्रांशियम है, उससे ज़्यादा बेरिलियम है, लिथियम से ज़्यादा सोडियम, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम, क्लोरीन है ब्रोमीन से ज़्यादा, और ये ब्रोमीन से ज़्यादा है, मतलब ब्रोमीन से कम है आयोडीन, आयोडीन से ज़्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज़्यादा क्लोरीन होता है। यह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके गुणों में एक प्रकार का संबंध स्थापित करता है, किंतु तिर्यक का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसके अंतर्गत सभी तत्वों का समावेश नहीं हो पाता, यानी कि समायोजन हम नहीं कर पाते हैं, बैठा नहीं सकते बने, अतः किसी अन्य प्रकार से तत्वों के वर्गीकरण करने का प्रयास जारी हो। जब ये नियम यहाँ से देखना 82 हो गया, यहाँ पर 80 दिया हुआ है, तो कुछ इसके मान समान नहीं आए, तो इस कारण इसकी मान्यता नहीं मिली। अगला जो है न्यूजीलैंडर्स का अष्टक नियम। अब डोबरेनर का यहाँ पर दोष पाया गया, यही दोष था जो अच्छा से मतलब वर्गीकरण नहीं कर पाया। अब है न्यूजीलैंडर्स का अष्टक नियम। न्यूजीलैंड का था, ये 1865 से 66 में अंग्रेज रसायन जौन न्यूजीलैंडर्स आदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व में प्रारंभ करने वाले 8वें तत्व के गुण पहले के गुण के समान होते हैं, जैसे कि संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है।
इधर देखना है स रे गा म प द नि सा रे। अब ये 8 गो तत्व है, 8वां के बाद मम्मा समान होते हैं, ऐसा कौन बताया? न्यूजीलैंडर्स। अब बताया जा रहा है यहाँ पर अष्टक नियम के कुछ दोष। क्या दोष है? तो अष्टक नियम का दोष है, यह हल्के तत्व के लिए लागू होता है, भारी तत्व के लिए नहीं। कैल्शियम के बाद 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व से भिन्न होता है। न्यूजीलैंडर्स के समय सिर्फ 56 गो प्राकृतिक रूप से तत्व ज्ञात थे और आगे तत्व की खोज का अनुमान भी नहीं था। नए तत्व का जब आविष्कार हुआ तो ये अष्टक नियम का प्रतिकूल आया, यानी उल्टा आया। न्यूजीलैंडर्स ने कुछ अदृश्य तत्व वाले गुणों को एक स्तर में रखा, जबकि इनके गुणों को अलग थे। अदृश्य तत्व वाले गुण को एक स्तर में रखा, लेकिन इनका गुण क्या था? अलग था। अक्रिय गैसों का आविष्कार हो जाने पर नवम तत्व प्रथम तत्व के समान गुण वाले होते हैं। यानी जब अक्रिय गैस का निर्माण हुआ तो 9वां तत्व से मिलता था, 8वां तत्व से नहीं मिलता था। तो ये इनका दोष पाया गया, अष्टक नियम का दोष। अष्टक नियम किसने दिया? न्यूजीलैंडर्स ने दिया। अब जानना है संगीत के स्वर पर न्यूजीलैंड द्वारा सजाए गए 7 स्वर। यहाँ है अष्ट स्वर, यहाँ न्यूजीलैंड के द्वारा तत्वों को सजावट और उनका परमाणु द्रव्यमान। स रे ग म प द नि। अब यहाँ हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर है यहाँ से फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सभी गुण को बताया गया। यहाँ के बाद यहाँ आने के लिए, फिर यहाँ के बाद जाना है सल्फर तक, सल्फर से आना है क्लोरीन, क्लोरीन से आगे बढ़ते जाना है फेरस, और फेरस से जाना है कोबाल्ट, कोबाल्ट से जाना है सिलेनियम, से आना है बोरोन, और यहाँ से जाना है इसी प्रकार आगे। तो इसके अंतर्गत जो बाकी पदार्थ थे उनकी खोज जारी थी और उन सभी तत्वों के बारे में इसमें वर्णन नहीं किया गया है। तो इसमें वर्णन नहीं किया गया और ये बताए थे अष्टक नियम में कि पहला गुण और 8वां गुण समान होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अक्रिय गैस जब बढ़ेंगे 9वां गुण आएंगे तो 9वां गुण और पहला गुण एक जैसा होगा। तो ये इसका अष्टक नियम का दोष था। मेंडलीव के आवर्त नियम। अब मेंडलीव क्या है? 1869 में रूसी वैज्ञानिक दमित्री मेंडलीव ने तत्वों का रासायनिक एवं भौतिक गुणों का गहन अध्ययन किया। जैसे इस प्रकार लोग कर रहे थे, डोब्रेनर किए, डाल्टन किए और न्यूजीलैंडर्स किए, उसी प्रकार मेंडलीव एक व्यक्ति था जो किए। पहला है तत्वों के गुणों को क्रमिक परिवर्तन में होता है, यानी तत्व के गुण क्रमिक परिवर्तन होता है। तत्वों को एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुणों वाले तत्व पाए जाते हैं। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। ये याद रखना है कि इनका ये जो मेंडलीव साहब दिए थे, ये मेंडलीव साहब के द्वारा जो आवर्त सारणी दिया गया था वो द्रव्यमान पर आधारित था, इसको याद रखना है। पूछा जाता है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी किस नियम का पालन करता है, तो सीधे बताना है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है या परमाणु द्रव्यमान पर ये मिलते जुलते हैं। इसके भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। इनकी जो भौतिक गुण और मेंडलीव का आवर्त नियम, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। दूसरे शब्दों में यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। यानी कि मेंडलीव के द्वारा जो आवर्त सारणी दिया गया वो द्रव्यमान पर आधारित है और द्रव्यमान जो है क्रमवाही बढ़ते जाता है। अगर दामित्री इवानोविच ये नियम दिया 1834 से 1960। दामित्री इवानोविच मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी 1834 ईस्वी को रूस के साइबेरिया के टोमोलास्का में हुआ था और इन्हें 1856 में स्नातकोत्तर एवं 1865 में PhD की उपाधि मिली। 1867 में ये सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में समान रसायन के प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। इन्होंने तत्वों के आवर्त नियम का प्रतिपादन किया, जिसके आधार पर निर्मित आवर्त सारणी आज मेंडलीव का आवर्त सारणी के रूप में विश्व मान्यता प्राप्त कर चुकी है। ये था मेंडलीव का परिचय और मेंडलीव की आवर्त सारणी। 1890 में इन्होंने प्रधानाध्यापक पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद माप तौल विभाग में निर्देशक नियुक्त किया गया। अंत में 1907 में मेंडलीव का निधन हो गया, मृत्यु हो गया 1907। अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी की सरल रूपरेखा कैसी है तो यहाँ पर देखो।
आवर्त है, आवर्त के रूप में यहाँ से दिया हुआ है, इधर है, इधर दिया हुआ वर्ग, इधर दिया हुआ आवर्त। पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस प्रकार से दिया है अपना। और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग राशि से इसको दर्शाया है। इधर रोमन संख्या, इधर है डिजिटल नंबर यूनिट। यहाँ हाइड्रोजन है, हीलियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम। उसके बाद यहाँ तत्व ज्ञात नहीं था, ये तत्व ज्ञात नहीं है, ये तत्व ज्ञात नहीं है, ये तत्व ज्ञात नहीं है। यहाँ पर हो गया टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल और इसके नीचे जो दिए गए संख्याएं, ये नंबर जो है ये परमाणु द्रव्यमान को दर्शाता है। तो जहाँ जहाँ वाट है वहाँ पर ज्ञात नहीं हो सकता है, ये ज्ञात नहीं था। और इसके लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया, इसके लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया, जबकि इन स्थानों पर कोई भी तत्व ज्ञात नहीं था। मेंडलीव के आवर्त सारणी, मेंडलीव के समय कुल 63 तत्व ही ज्ञात थे। 1871 में मेंडलीव ने अपने आवर्त नियम के आलोक में तत्वों के एक सारणी का निर्माण किया, जिसे मेंडलीव का आवर्त सारणी कहते हैं। उस समय वर्ग की संख्या 9 थी और आवर्त की संख्या 7 थी। कुल 63 तत्व उस समय ज्ञात थे। और 63 तत्व में कुछ वैसे तत्व थे जिनके लिए रिक्त स्थान भी छोड़ दिए गए। ये थे मेंडलीव के आवर्त सारणी। अध्ययन में सुविधा IE से लेके 7 तक इसमें नियमित अध्ययन किया जा सकता है। नए तत्वों का पूर्वानुमान लगाया गया कि एक समय आएगा जिसमें खाली स्थान पर एका बोरेन, एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम जैसे तत्वों को रखा जाएगा। और ध्यान में रखा गया कि स्केडियम, जर्मेनियम और गैलियम जैसे तत्व भी खोजे जाएंगे, उनके गुण को समान मिलेंगे, इसलिए इन्हें एक घर में रखा जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया। परमाणु तत्वों में सुधार हुआ, बेरिलियम, हीलियम और यहाँ पर है चांदी। इन सबों को एक परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उनके जो द्रव्यमान थे उस आधार पर इसको सजाया। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है तुल्यांकी द्रव्यमान गुणे संयोजकता। संयोजकता से गुना करते हैं तो तुल्यांकी, यहाँ परमाणु द्रव्यमान। यहाँ गुण एक हार्मोनियम, गैलियम प्रायोगिक गुण, एका सिलिकॉन पूर्वानुमान और जर्मेनियम प्रायोगिक। परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर 68, यहाँ 70, यहाँ 72, यहाँ 72.6। घनत्व 509, 509, 505, 506। द्रव्यमान निम्न होता है 303.2 होता है, उच्च होता है 1200। ऑक्साइड की सूत्र होता है Mg2, M2, O3, Ga2, O3, MO2 और GeO2। क्लोराइड के सूत्र होते हैं MCl3, GaCl3, MCl4 और GeCl4। अगर तत्वों की संयोजकता, तत्वों की संयोजकता हम आसानी से समझ सकते हैं। हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता, यानी हाइड्रोजन को जिस प्रकार बताया गया यहाँ पर वर्ग है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ संयोजकता आवर्त के हाइड्रोक्साइड, आवर्त 3 के हाइड्रोक्साइड NaHCl, MgS2, Al यहाँ पर Si H2, P H2, S2 यहाँ H2S और यहाँ पर HCl। यानी यहाँ बताया गया 1 2 3 4 के बाद संयोजकता, फिर 3 2 1। इस प्रकार पहले बढ़ता है फिर घटता है संयोजकता इस प्रकार। ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता भी देखेंगे। वर्ग में 1 2 3 4 5 6 7 होगा। यहाँ अधिकतम संयोजकता 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। यहाँ आवर्त 3 के तत्वों के ऑक्साइड में बताया गया Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SSO3 और Cl2O7। इस प्रकार से इसकी संयोजकता बताई गई है। यहाँ पर टोटल 7 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। अब अनुसंधान कार्यों में इसकी सहायता करने के लिए हम इनके मेंडलीव द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी है उसका प्रयोग करते हैं, और कुछ अनुसंधान कार्यों में इनकी जो बनाई गई पीरियोडिक टेबल है वो सहायता प्रदान करते हैं, परंतु ये पूर्ण रूप से सक्षम नहीं। मेंडलीव का आवर्त नियम। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके
उनके उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। दूसरे शब्दों में यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। यानी कि मेंडलीव के द्वारा जो आवर्त सारणी दिया गया है वो द्रव्यमान पर आधारित है और द्रव्यमान जो है क्रमवाही बढ़ते जाता है। अब दामित्री इवानोविच मेंडलीव, ये नियम दिया 1834 से 1907 के बीच। दामित्र इवानोविच मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी 1834 ईस्वी को रूस के साइबेरिया के टोबोलास्का में हुआ था और इन्हें 1856 में स्नातकोत्तर एवं 1865 में पीएचडी की उपाधि मिली। 1867 में ये सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में समान रसायन के प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। इन्होंने तत्वों के आवर्त नियम का प्रतिपादन किया जिसके आधार पर निर्मित आवर्त सारणी आज मेंडलीव का आवर्त सारणी के रूप में विश्व मान्यता प्राप्त कर चुकी है। तो ये था मेंडलीव का परिचय और मेंडलीव की आवर्त सारणी के कुछ नियम। 1890 में इन्होंने प्रधानाध्यापक पद से त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद इन्हें माप तौल विभाग में निर्देशक नियुक्त किया गया। अंत में 1907 में मेंडलीव का निधन हो गया, यानी मृत्यु हो गया 1907 में। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी की सरल रूपरेखा कैसी है तो यहाँ पर देखना है। आवर्त है, आवर्त के रूप में यहाँ से दिया हुआ है, इधर है, इधर दिया हुआ वर्ग, इधर दिया हुआ आवर्त। पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस प्रकार से दिया है आठवां। और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग राशि से इसको दर्शाया है। एक इधर है रोमन संख्या, इधर है डिजिटल नंबर यू। यहाँ हाइड्रोजन है, हीलियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम। उसके बाद यहाँ तत्व ज्ञात नहीं था, ये तत्व ज्ञात नहीं है, ये तत्व ज्ञात नहीं है, ये तत्व ज्ञात नहीं है। यहाँ पर हो गया टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल और सीयू। और इसके नीचे जो दिए गए संख्या है, ये नंबर जो है ये परमाणु द्रव्यमान को दर्शाता है। तो जहाँ जहाँ वाट है वहाँ पर ज्ञात नहीं हो सकता है, ये ज्ञात नहीं तत्व थे और इसके लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया, इसके लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया, जबकि इन स्थानों पर कोई भी तत्व ज्ञात नहीं था। मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव के समय कुल 63 तत्व ही ज्ञात थे। 1871 में मेंडलीव ने अपने आवर्त नियम के आलोक में तत्वों के एक सारणी का निर्माण किया जिसे मेंडलीव का आवर्त सारणी कहते हैं। उस समय वर्ग की संख्या कुल 9 थी और आवर्त की संख्या 7 थी। कुल 63 तत्व उस समय ज्ञात थे और 63 तत्व में कुछ वैसे तत्व थे जिनके लिए रिक्त स्थान भी छोड़ दिए गए थे। ये थे मेंडलीव के आवर्त। मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष। मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष क्या क्या है? यहाँ है मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष है कि हाइड्रोजन का स्थान इसमें बता नहीं पाए कि कहाँ पर रखना है। वर्ग 1 में क्षार धातुओं के साथ LiMa आदि के साथ रखा गया, परंतु कारण नहीं बताया गया। तो ये हाइड्रोजन के स्थान को लेकर इनमें दोष पाए गए। अब ये क्वेश्चन है क्षार धातुओं एवं हाइड्रोजन के गुण में अंतर। अब क्षार धातु और हाइड्रोजन में क्या क्या गुण में समानता है? समानता ये है कि दोनों एक ग्रुप में पाए जाते हैं और इनके जो गुण होते हैं एक दूसरे से समानता में उपस्थित होते हैं। अगला हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के गुणों की समानता क्या है? तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के गुणों की समानता इस गुण से भी है कि हाइड्रोजन एक परमाणु त्यागने की क्षमता रखता है और हाइड्रोजन एक परमाणु ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तो ये सभी समानता वाले गुण भी पाए जाते हैं। अगला है दुष्प्राय मृदा तत्वों के साथ स्थान। दुष्प्राय यानी संक्रामक तत्वों को कहाँ रखा गया? तो दुष्प्राय मृदा तत्वों को 2 श्रेणी में रखा गया, जो लैंथेनाइट 57 से लेके 71 तक होता है और एक्टिनोइड्स कराते हैं 57 से लेके 71 तक, 57 से 71 तक लैंथेनाइट तथा लैंथेनाइट्स और परमाणु 90 से लेकर 103 तक, परमाणु 90 से लेकर 103 तक
एक्टिनोइड, 57 से 71 लेंथेनॉइड और 90 से 103 एक्टिनोइड कहलाते हैं। तक के तत्वों को एक्टिनोइड्स भी कहते हैं, एक्टिनोइड्स भी कहते हैं। अब तत्वों के असंगत युग्म, यहाँ देखना तत्व लिखा हुआ है आर्गन, यहाँ पर पोटेशियम, यहाँ पर कोबाल्ट है, यहाँ निकेल है, टेलियम है, इंडियम है और यहाँ पर थोरियम है और पोलोनियम है। परमाणु द्रव्यमान दिया गया है और वर्ग बताया गया। आई है 8 में है, 8 है, 6 है, 7 है, B3 3B है, 3B है। कुछ समान तत्वों को अलग अलग एवं कुछ असमान तत्वों को एक साथ रखा जाना। यहाँ पर ये जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थे इसमें कुछ समान तत्वों को अलग अलग रखा गया, जो समान थे फिर भी इन्हें अलग अलग रखा गया, और कुछ असमान तत्व थे जिन्हें एक साथ रखा गया। जैसे बहुत सारे यहाँ पर हाइड्रोजन भी रखा गया, तो अधातु होते हुए भी उन्हें धातु के श्रेणी में रखा गया, और कुछ जो धातु थे उसको अधातु के श्रेणी में रखा गया। अगला है समस्थानिकों का स्थान। आवर्त सारणी में समस्थानिकों का कोई स्थान निश्चित नहीं किया गया। आवर्त सारणी में समस्थानिकों का कोई स्थान निश्चित नहीं किया गया, बस उनके द्रव्यमान के आधार पर सजा दिए गए। 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ रखा जाना। 8वां वर्ग में रखा गया है 3 तत्व को इस तरह रखा गया है। तो ये सभी मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष थे। पूछा जाता है मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके फलन होते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान के फलन होते हैं। अगला है मोसले। जब मेंडलीव में दोष पाया गया तो आए मोसले। मोसले का एक किरणों पर अध्ययन। 1913 ईस्वी में मोसले ने बताया कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन पुंज से किसी तत्व पर प्रहार करने से एक नई प्रकार की किरणें निकलती है, जिन्हें एक्स किरण कहा जाता है। जिस तत्व पर कैथोड किरणें प्रहार करती है उसे एटी कैथोड कहते हैं। जिस पर अटैक करती है उसे हम कहते हैं एटी कैथोड। परमाणु द्रव्यमान नहीं बल्कि परमाणु संख्या ही तत्व को अधिक मौलिक गुण देते हैं। ये ऐसा बोले मोसले, जबकि मेंडलीव बोले थे कि द्रव्यमान से ही हम संख्या को सजा लेंगे। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं, ऐसा बोले मोसले साहब। मोसले साहब बोले कि हम किसी भी तत्व यानी परमाणु की जो संख्या होती है उसके आधार पर सजाएंगे, जबकि मोसले साहब कहते हैं कि हम उसके द्रव्यमान के अनुसार सजाएंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मोसले साहब का ये परमाणु संख्या के आधार पर, और मेंडलीव साहब जो दिए थे वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, ये मोसले के द्वारा दिया गया आवर्त सारणी लिखा गया है मोसले नियम पर आधारित। यहाँ पर एस ब्लॉक के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर बताया गया है आवर्त नियम मोसले के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ये मोसले साहब हैं, इनके द्वारा बताया गया है कि हम परमाणु संख्या के आधार पर ही तत्वों की जानकारी निकाल सकते हैं। यहाँ बताया गया रिमार्क समूहों में संख्यात्मक वर्गीकरण 1 से लेकर 18 तक की, जिसे IUDSC 1984 के आधार पर किया गया। इधर बताया गया पी ब्लॉक के तत्व, इधर बताया गया नोबल गैस, ये नोबल गैस है इसके बारे में बताया गया। ये हमारा हेलोजन परिवार हुआ, ये मेटल का है, ये मेटल का पहचान है, ये मेटलोइड्स के है, नॉन मेटल का है। ये नॉन मेटल इधर बताया जा रहा है, ये है मेटलॉइड, ये है अर्थात उपधातु, ये अधातु, ये उपधातु, और यहाँ से मेटल है, मेटल का यहाँ भी दिखाया गया, इधर भी दिखाया गया और इधर भी दिखाया गया, ये सभी मेटल है। यहाँ डी ब्लॉक को कहा जाता है संक्रमक तत्व, इसके बारे में जानकारी है। इधर ऊर्ध्वाधर स्तंभ के बारे में बताया जा रहा है, और ये क्षैतिज में होते हैं वर्ग, और ये ऊर्ध्वाधर में होते हैं वर्ग, इसके बारे में जानकारी दिया गया। ये ब्लॉक के तत्व या अंतर संक्रमक तत्व कहा जाता है। यहाँ दिया गया यूरेनियम के बारे में बताया गया, विद्युत ऋणात्मकता 1.7, प्रथम आयनिक विभव, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पर दिया 4.0, और यहाँ से यूरेनियम जिसका नाम है, और इसमें रेडॉन के गुण पाए जाते हैं। परमाणु ये संख्या दिया हुआ है 92 होता है, और यहाँ संकेत दिया U है, और परमाणु भार जो है 238 होता है। परमाणु त्रिज्या 1.40 होता है। सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। इलेक्ट्रॉन बंधुता इसका होता है माइनस में, और इलेक्ट्रॉन ये हिंदी नाम हो गया इसका यूरेनियम, और अंग्रेजी नाम भी यूरेनियम है। यहाँ पर बताया गया ये लैंथेनाइड है, ये एक्टिनोइड है। यहाँ के बाद बताया गया है स्टेट क्यूप्राइड चार्ट। यहाँ पर बताया गया ऑक्सीजन के बारे में कि गैस है, लिक्विड है, यहाँ पर सॉलिड है। बताया जा रहा है गैस के लिए G देते हैं, लिक्विड के लिए L देते हैं, सॉलिड के लिए S देते हैं, अनंत फ्लूइड के लिए देते हैं X।
यहाँ दिया है एटॉमिक नंबर 8 है, और यहाँ पर सिंबलिक नेम है O, और यहाँ नेम ऑफ एटॉमिक मास है 15.999। कमरे के तापमान पर अर्थात 25 सेंटीग्रेड पर निम्न दो द्रव्य में रहते हैं, पारा और ब्रोमीन। पारा धातु है, ब्रोमीन अधातु है। परमाणु संख्या 104 से लेकर उसके बाद के तत्वों को हम बोलते हैं IUSD प्रणाली पर आधारित। इधर के जितना भी 104 से लेके यहाँ से इतना जो इधर पाए गए तत्व है, इसे हम बोलते हैं IUSD प्रणाली। अभी इसमें ज्ञात नहीं है। रेडियोधर्मी परमाणु भार संकीर्तन मान होते हैं। निम्नलिखित तत्व कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहते हैं, द्रव्यनांक बहुत कम होता है। इसके द्रव्यनांक कमरे के तापमान पर लगभग समीप होते हैं, जिसके कारण भ्रष्ट इसे द्रव्य समझा जाता है। ठोस रहते हैं लेकिन द्रव्य समझा जाता है, जैसे गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम। सार टेबल में प्रयोग किए जाने वाले सभी सांख्यिकी आंकड़े स्टैंडर्ड बुक से लिया गया है, यानी कि वो स्टैंडर्ड बुक यानी कि लंदन से लिया गया है। अब इसके बारे में हम देखेंगे। ये वर्ग 1 हुआ, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी प्रकार 18 तक। यहाँ पर इन दोनों को कहा जाता है, ये क्षार हो गया, ये क्षार मृदा धातु हो गया, ये संक्रमक तत्व के हो गए। और यहाँ से बताया गया है ये 13वां वर्ग है, ये 14 वर्ग है, 15, 16 इधर हम बोलते हैं ये हाइड्रोजन परिवार हो गया, और ये हो गया क्रिएगस। इधर जो बताया गया है ये सभी संक्रमक तत्व हैं। हमको यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रखना है, तत्व के बारे में जानकारी रखना है कि किस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। मोस्टली साहब इसके बारे में विस्तृत चर्चा की है।